एक कहावत है, जब रोम जल रहा था तब नीरो बांसुरी बजा रहा था। ये कहावत आजकल पश्चिम बंगाल को देखकर याद आती है। पश्चिम बंगाल हिंसा की आग में जल रहा है, लेकिन ममता सरकार रक्त चरित्र को रोकने में नाकाम साबित हो रही है। इस बीच बीरभूम हिंसा मामले में नया मोड़ आ गया। खुलासा हुआ कि इस नरसंहार के खूनी खेल के पीछे तोलाबाजी यानी वसूली का खेला था। आपको याद होगा, बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में राजनीतिक तोलाबाजी का जिक्र किया गया था। हम आपको बताएंगे कि किस तरह वसूली के चक्कर में भयानक हिंसा हुई। ये रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की। बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। उससे पहले आपको याद होगा, योगी आदित्यनाथ को बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया और सेंट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर गृह मंत्री अमित शाह इस मीटिंग में मौजूद रहे। उन्होंने उनके नाम का ऐलान किया। योगी आदित्यनाथ ने उसके बाद राज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। आप जानते हैं, योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह कल शाम को होना है। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर हैं, जब योगी आदित्यनाथ राजभवन पहुंचे राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट और आज कई बड़ी बातें उनके द्वारा अपने संबोधन में कही भी गई। उन्होंने एमएलएज हैं, न्यूली इलेक्टेड एमएलएज हैं, उनके संबोधन में कही। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि 2017 में पार्टी ने उन पर बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी थी। एक प्रशासक के तौर पर उनके पास ज़्यादा अनुभव नहीं था, क्योंकि सांसद के तौर पर सिर्फ संसदीय क्षेत्र को देखना होता है। तो यूपी के सीएम के तौर पर एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी। पार्टी को उन्होंने शुक्रिया अदा किया और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का भी धन्यवाद दिया। तो योगी आदित्यनाथ कल शपथ ग्रहण उनका और उससे पहले राज्यपाल से मुलाकात, सरकार बनाने का दावा उनके द्वारा पेश किया गया और विधायक दल की मीटिंग हुई लोक भवन में आज शाम, जहां सर्वसम्मति से उन्हें विधायक दल का नेता चुन लिया गया। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे वसूली के चक्कर में बीरभूम में जो हिंसा हुई है उसमें तोलाबाजी सामने आ रही है। आईसीओ तो दायित्व पालन करेनी। बदले की राजनीति का इस फाइल के कई पन्ने हैं। बंगाल में राजनीति का रक्त चरित्र एक ऐसी फिल्म की तरह बन चुका है जिसके सीक्वल खत्म ही नहीं होते। लोगों के खून से सनी धरती पर सियासी पार्टियां वोटों की खेती करती जा रही हैं। सबसे ताजा मामला बीरभूम के रामपुर हाट का है, जहां तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की हत्या के बाद ऐसा खूनी खेला हुआ जिसके बारे में सोचकर भी डर लगता है। 3 महिलाओं और 2 बच्चों समेत 8 बेगुनाह लोगों की हत्या कर दी गई। वो जिंदा जला दिए गए। इसके साथ ही राज्य में कानून और व्यवस्था भी जलकर खाक हो गई। पिछले 3 दिन से बीरभूम की घटना पर सियासी संग्राम चल रहा है। बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दल ममता सरकार पर हमलावर हैं। उनके शासन पर सवाल उठ रहे हैं। इस राजनीतिक रण के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज बोगतोई गांव पहुंची। और हमारे कथागुला कोन धारे जलामय होच्छे बाबा एकटू बोलेन। ये भादु शेख के परिवार के लोग हैं, जिनका कहना है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज जब इस गांव में पहुंची थी तब उनको भादु शेख के परिवार वालों से भी मिलना था, लेकिन वो यहाँ पर उनके परिवार वालों से मिली नहीं। इसीलिए काफी आक्रोश है, काफी गुस्सा है और उनका ये कहना है जब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस गाँव में आई थी मौके का जायजा लेने के लिए, तो आखिरकार भादु शेख के जो परिवार वाले हैं उनसे क्यों नहीं मिली। ममता ने माना कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभाई। साथ ही कहा कि उनकी सरकार दोषियों को सजा दिलवाएगी। আমার শিশু থেকে শুরু করে মা থেকে শুরু করে ভাইরা থেকে শুরু করে সবাই আক্রান্ত হয়েছে, 10টা বাড়ি পুড়েছে। সেটা এসডিপিও তো দায়িত্ব পালন করেনি, আইসিও তো দায়িত্ব পালন করেনি। এই ঘটনাটা তো আমি প্রথমেই বলি ভীষণ ভয়াবহ ঘটনা, মর্ম ব্যথার ঘটনা। আমরা আজকে আধুনিক যুগে যাচ্ছি, সারা বিশ্বে যুদ্ধ হচ্ছে আর এখানে অশান্তির আগুন শুধু কয়েকটা লোকের জন্য। लेकिन बीजेपी को न तो सीएम ममता बनर्जी पर भरोसा है न उनके दावों पर। ये जो बंगाल की फाइल है, बदले की राजनीति का इस फाइल के कई पन्ने हैं। यह एकमात्र पन्ना नहीं है जिसके विषय में आज हम चर्चा कर रहे हैं।
आप याद करिए किस प्रकार से आज तक भारतीय जनता पार्टी के लगभग 200 कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा है ममता बनर्जी की पार्टी के कार्यकर्ताओं। बीरभूम हिंसा की गूंज कोलकाता से दिल्ली तक सुनाई दे रही है। टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर इस मामले को उठाया। ये बहुत संगीन मामला है। अदालत ने भी इस पर और एक चिंता प्रकट किया। माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, सब जगह से चर्चा हो रही है। सब पार्टी के लोग भी जा रहे हैं, लेकिन वहाँ की सरकार टस के मस नहीं है। वो गवर्नर को हटाने में लगे हुए हैं। चीफ मिनिस्टर 4 दिन के बाद वहाँ पहुँचे और जो प्रश्न हम उठा रहे थे वही प्रश्न वही कर रहे हैं। उनके पार्टी के नेता को पुलिस हाथ नहीं लगाया और वो जाके बोल रहे हैं कि अनारुल को अरेस्ट करो, तब पुलिस काम कर रही है। एक थानेदार के बीजेपी ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी की पार्टी ने राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा दिया और अब बंगाल उसी की आग में जल रहा है। पहले बीजेपी के कार्यकर्ता इस हिंसा के शिकार थे, अब खुद टीएमसी कार्यकर्ता भी एक दूसरे को मार रहे हैं। आज भी नदिया में मुझे पता लगा कि एक सरपंच, महिला सरपंच के पति की हत्या कर दी गई है। हत्या होना बंगाल में बहुत आम बात है। मैं समझता हूँ जितनी हिंसा देश के अंदर किसी प्रदेश में बंगाल में होती उतनी कहीं पर भी नहीं होती। इस राजनीतिक घमासान के बीच एक बड़ा सवाल है कि तृणमूल कांग्रेस समर्थकों के बीच टकराव क्यों हो रहा है। पश्चिम बंगाल में विपक्ष का आरोप है कि इसके पीछे तोलाबाजी एक बड़ी वजह है। तोलाबाजी और रंगदारी को लेकर टीएमसी कार्यकर्ता हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। आपको याद होगा कि पिछले साल बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम मोदी ने भी टीएमसी पर तोलाबाजी को लेकर गंभीर आरोप लगाया था। आपने राजनीतिक हितों के लिए बंगाल के लोगों की हत्या, अपने तोलाबाजों को फायदा पहुंचाने के लिए बंगाल के लोगों से लूटपाट, अपने सिंडिकेट को ताकतवर बनाने के लिए बंगाल के लोगों से विश्वासघात, दीदी के 10 साल के काम का रिपोर्ट कार्ड सिर्फ और सिर्फ यही है। और हम आपको लेटेस्ट तस्वीरें दिखा रहे हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से योगी आदित्यनाथ की मुलाकात, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट। जिस तरह से रिकॉर्ड मैंडेट के साथ कमबैक किया है योगी आदित्यनाथ ने, सीएम के तौर पर सरकार बनाने का दावा उनके द्वारा पेश किया गया। इन तस्वीरों से पहले का थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको दे देते हैं। वो तस्वीरें भी जी न्यूज ने आपको दिखाई थी जब विधायक दल का नेता चुन लिया गया योगी आदित्यनाथ को सेंट्रल ऑब्जर्वर के तौर पर। गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद थे, सह पर्यवेक्षक के तौर पर अकबर दास मौजूद थे। और वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। विधायक दल का नेता चुना जाने के बाद योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सियासत अब जातिवाद और परिवारवाद से आगे बढ़ चुकी है, वरना कौन ये कल्पना कर सकता था कि उत्तर प्रदेश कभी दंगा मुक्त हो सकता है। और आगे के लिए अपडेट ये कि कल योगी आदित्यनाथ का शपथ ग्रहण समारोह होगा, काफी भव्य ये होगा। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर सभी बड़े नेताओं के शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद होने की बात कही जा रही है। तस्वीरें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ गवर्नर आनंदीबेन पटेल के साथ, और साथ ही सरकार बनाने का दावा। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आपको स्पष्ट करते हुए ये सरकार बनाने का दावा योगी आदित्यनाथ द्वारा पेश किया गया। तो राज्यपाल से मुलाकात के दौरान की ये तस्वीरें। और साथ ही आपको बता देते हैं लगातार एक काउंटडाउन भी हम आपको दिखा रहे हैं। ये काउंटडाउन योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण को लेकर, और साथ ही अब सबकी निगाहें योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल में किसी किसी जगह मिलती है, कौन डिप्टी सीएम होता है, क्या केशव प्रसाद मौर्य की डिप्टी सीएम के तौर पर वापसी हो रही है, ये देखते हुए कि सिराथू से वो चुनाव हार गए थे। तो ये जो काउंटडाउन आप लगातार अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये योगी आदित्यनाथ के शपथ ग्रहण समारोह से जुड़ा हुआ काउंटडाउन है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के साथ जो उनकी मुलाकात हुई उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें।
योगी आदित्यनाथ शाम को उन्हें बीजेपी विधायक दल का नेता चुना गया। खुद गृह मंत्री और सेंट्रल ऑब्जर्वर अमित शाह द्वारा उनके नाम का ऐलान किया गया। कल इनका शपथ ग्रहण समारोह, ऐतिहासिक कमबैक योगी आदित्यनाथ का सीएम के तौर पर, जिस तरह मेजॉरिटी के साथ उन्होंने कमबैक किया। और आज उन्होंने ये कहा भी कि दुष्प्रचार के बावजूद बीजेपी और उसके सहयोगी दलों की वापसी हुई है। उन्होंने कहा वेलफेयर स्कीम्स को वो एक गरीब आदमी तक पहुंचाने में कामयाब हो गए, वरना उत्तर प्रदेश को लेकर कौन ये कल्पना कर सकता था कि उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हो सकता है, या उत्तर प्रदेश में जो गरीब हैं उन तक योजनाओं का फायदा जाति और धर्म से परे पहुंचाया जा सकता है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक प्रशासनिक लिहाज से एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर उनके पास बहुत ज्यादा अनुभव 2017 में नहीं था, सांसद के तौर पर अनुभव था, लेकिन पार्टी ने उन पर बड़ा भरोसा दिखाया था। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारी खबर पश्चिम बंगाल से। बीरभूम में जो हिंसा हुई, टीएमसी नेता की हत्या के बाद 8 लोगों का मर्डर कर दिया गया। सवाल ये मर्डर क्यों किया गया, घरों में आग क्यों लगाई गई, सच जानने के लिए मेरी सहयोगी पूजा मेहता बोगताई गांव पहुंची और जो सच सामने आया वो बहुत चौंकाने वाला रहा। ये पता चला, जैसा कि हमने आपको अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया, हत्याकांड की वजह थी तोलाबाजी यानी वसूली को लेकर आपसी रंजिश। आरोप है कि टीएमसी का स्थानीय नेता भादु शेख, जिसकी हत्या हुई, वो भी तोलाबाजी के खेल में शामिल था। उस इलाके में ट्रक रेत और पत्थर ले जाते थे, उनसे भादु शेख वसूली किया करता था जो लोग। लेकिन तोलाबाजी को लेकर भादु शेख का अपने गांव के ही दूसरे गुट से झगड़ा हो गया। खास बात ये कि ये दोनों ही गुट टीएमसी से जुड़े हुए हैं और बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ही गुट एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। बीरभूम से मेरी सहयोगी पूजा मेहता की स्पेशल रिपोर्ट देखिए। भादु शेख की हत्या के पीछे का कारण आपसी रंजिश देखने को मिल रही है। इस गांव में जितने भी लोग वापस आए हैं पिछले कुछ घंटे में, वो ऑन कैमरा तो कुछ नहीं कहना चाहते, लेकिन ऑफ कैमरा उनका ये कहना है कि भादु शेख के जो तार है वो तोलाबाजी यानी कि अवैध तरीके से टैक्स वसूलना, उससे जुड़े हुए हैं। भादु शेख के अलावा जो और कुछ लोग थे, उनके ग्रुप के ही सदस्य थे, फिर चाहे वो पलाश शेख हो, सोनू शेख हो, न्यूटन शेख हो, ये सारे लोग जो है तृणमूल कांग्रेस के सपोर्टर्स और मेंबर्स भी हैं और साथ ही एक साथ उनके बिजनेस पार्टनर्स और दोस्त भी रह चुके हैं। और ये सारे लोग जो है वो इसी बकटोई गांव के रहने वाले हैं। ये सारे लोग एक साथ ये अवैध टैक्स वसूलने का काम करते थे, जिसका मतलब है कि जिन ट्रकों में रेत जाती है या फिर स्टोन चिप जाती है या फिर पत्थर जाते हैं, उनसे टैक्स वसूलने का काम ये लोग करते थे। लेकिन फिर उनमें खटास आ जाती है और ये ग्रुप जो है आपस में बट जाता है। तो जहां एक तरफ भादु शेख का ग्रुप होता है, वहीं दूसरी ओर पलाश शेख, संजू शेख, न्यूटन शेख जो है अपना दूसरा ग्रुप बना लेते हैं। अब धीरे धीरे जो है इन दोनों ग्रुप्स के बीच में और भी ज्यादा झगड़ा बढ़ जाता है, क्योंकि तोलाबाजी का जो टारगेट था या फिर अवैध तरीके से टैक्स वसूलने के जो टारगेट्स हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि दोनों ग्रुप्स अपने तरीके से अब टैक्स वसूलना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद ही जो है बार बार आपस में उनका झगड़ा भी होता था और मारपीट भी उन्होंने की है। और 1 साल पहले भादु शेख के भाई को भी कुछ इसी कारण के वजह से जो है उनको गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और अगर अभी भी हम बात करें इन गांव वालों से, तो उनका कहना है कि ये जो तोलाबाजी है या फिर अवैध तरीके से टैक्स वसूलने का काम से जो तार जुड़े थे भादु शेख के और उनके ऑपोजिट ग्रुप के, इसी वजह से उनकी हत्या कर दी गई। तो बीरभूम के जिस गांव में ये नरसंहार हुआ, वहां मौत का सन्नाटा है। एक गांव जो कभी खुशियों से आबाद हुआ करता था, वहां पर अगर कुछ है तो दर्द और दहशत। जले हुए घर बर्बरता की गवाही दे रहे हैं। जी मीडिया संवाददाता पूजा मेहता ने इस गांव में पहुंचकर यहां की पीड़ा को करीब से महसूस किया। तस्वीर पश्चिम बंगाल के बीरभूम के बोगतुई गांव की है। तृणमूल कांग्रेस के एक नेता की हत्या के बाद हुई हिंसा में 8 लोगों को मार डाला गया। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। इस घटना को 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इस घर की खाक बता रही है कि यहाँ कैसी भयानक बर्बरता हुई थी।
तृणमूल कांग्रेस के उप प्रधान भादु शेख को सोमवार को यहाँ पर हत्या कर दी गई। हम उस गांव में पहुंचे हैं, बोकटी ये जो गांव है वहां पहुंचे हैं। ग्राउंड जीरो पर जी न्यूज की टीम पहुंची है और हम आपको दिखा रहे किस तरह यहाँ पर घरों को आग के हवाले कर दिया गया, क्योंकि सबसे पहले बम से हमला किया गया भादु शेख पर और उसके बाद ही उन पर ये जो गुस्सा था कि आखिरकार क्यों उनकी हत्या कर दी गई, कहा जा रहा है और सूत्रों के मुताबिक जो उनके सपोर्टर्स थे उसके बाद उनको जो लग रहा था कि आखिरकार कौन हो सकते हैं इस हमले के पीछे, उनके घरों को आग के हवाले करते हैं। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से नरसंहार हुआ है, क्योंकि आपको सोचने पर भी जो है रूह कांप जाएगी कि आखिरकार इन घरों में जब महिलाएं और बच्चे यहाँ से नहीं निकल पा रहे थे और बाहर से लगातार देसी बम फेंके जा रहे थे और इस घरों को जो है आग लगाई जा रही थी। कई ऐसे घर है इस पूरे इलाके में जिस पर जो है आग लगाई गई और अगर आप एक चीज देखें तो आसपास काफी यहाँ पर घर हैं, लेकिन सिलेक्टिवली कुछ ही घरों पर जो है बम फेंके गए और आग के हवाले किया गया। जैसे सामने एक और घर है, वो भी देखिए पूरी तरीके से उससे तोड़ा फोड़ा गया है, वहां पे लूट मचाई गई है, आग के हवाले कर दिया गया है। लेकिन अगर पास के घर देखें तो वो पूरी तरीके से इंटैक्ट है, वहां पर ना ही तो कोई देसी बम के आपको नामो निशान दिखेंगे और ना ही आगजनी की गई है और वहां पर कोई हमला भी नहीं हुआ है। लेकिन जो उनको लग रहा था कि जो इस हमले के पीछे हो सकते हैं उन्हीं के घर सिलेक्टिवली जलाए जा रहे थे। जैसा कि ये एक घर है, ये इस घर का नामो निशान जो है वो मिट चुका है और आप देखिए यहाँ पर शायद कोई सोच भी नहीं पाएगा कि यहाँ पर कोई घर हुआ करता था। और जिस तरह से 8 लोगों की जान गई, जिसमें अधिकतर महिलाएं हैं और 2 बच्चे हैं। नरसंहार के बाद बोगतुई गांव में दहशत है, लोग पलायन कर चुके हैं। घर और आप देखिए यहाँ पर जितने घर है वो बिल्कुल खाली है और ऐसा के ऐसा घर जो है लोग छोड़कर जा चुके हैं। इस पूरा ये जो गांव है बोकटी गांव, यहाँ पर आपको कोई भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जितने भी लोग रह रहे थे, सोमवार को जब तृणमूल कांग्रेस के नेता पर हमला किया जाता है और उन्हें मार दिया जाता है और उसके बाद लगातार यहाँ पर एक के बाद एक घरों को आग के हवाले किया जा रहा था, उसके बाद डर के साए में वो लोग पलायन कर चुके हैं इस पूरे गांव में। बीरभूम में जी मीडिया की टीम उस घर पहुंची जहां कई शव जली हालत में मिले थे। घर की दीवारों पर हिंसा की आग के निशान अब भी मौजूद हैं। खिड़कियों के शीशे टूटे हैं। मेरे पीछे जो घर देख रहे हैं वो संजू शेख का घर है और इसी घर से 7 चार्ड बॉडीज यहाँ से बरामद की गई थी। पूरी तरीके से जली हुई 7 शव यहाँ से बरामद किए गए, जिसमें 2 बच्चे और सारी महिलाओं के शव थे। और ये संजू शेख जो कहा जा रहा है कि उनकी ही आपसी रंजिश के कारण जो है इस भादु शेख जो इस गांव के पंचायत के उप प्रधान थे, उनके साथ जो है उनकी राइवलरी चलती थी। और उसके बाद जैसे ही हत्या हुई तृणमूल कांग्रेस के इस नेता भादु शेख की, उसके बाद उनके सपोर्टर्स रिटेलिएशन में बाहर निकले और घरों के घर जलाना जब उन्होंने शुरू किया, तब आप देखिए उसका पास का घर जो है उससे पहले जलाया जा रहा था, देसी बम फेंके जा रहे थे। तो उसके बाद जितनी महिलाएं थी, जितने बच्चे थे, वो डर के मारे जो है वो इस संजू शेख के घर में आकर छुपने पहुंचे। अब जैसे ही वो यहाँ पर पहुंचे तो आप देखिए बाहर से तोड़फोड़ मचाई गई है। जितने भी अगर आपको शीशे दिखेंगे यहाँ पर इस विंडोज में, उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और लगातार देसी बम को यहां से चार्ज किया जा रहा था। लेकिन सबसे दर्दनाक वो बात है कि जब वो यहां पर फंसी हुई थी सारी महिलाएं और बच्चे, तब बाहर उन्हें निकलने नहीं दिया जा रहा था। कहा जा रहा है कि लगातार जब यहाँ पर आगजनी की जा रही थी, क्योंकि अंदर का हिस्सा जो है आप देखें पूरी तरीके से वो जल चुका है, तो वो बाहर नहीं आ पा रहे थे और लगातार यहाँ पर देसी बम चार्ज किए जा रहे थे। लिहाजा अंदर ही अंदर जो है रहते हुए उनकी मौत हो जाती है। पूरी तरीके से उनकी बॉडीज जो है वो जल चुकी थी। और उसके बाद जो हम तस्वीरें दिखा रहे थे बार बार कि एक एक कर जो है दमकल के ऑफिशियल्स जो बॉडी रिमूव कर रहे थे, वो इसी घर की तस्वीरें हैं जहां से 7 शव को बरामद किया गया और यहाँ पर नरसंहार हुआ। और ये सोचने पर भी किसी की भी रूह कांप जाए कि आखिरकार जब आग लगी हुई थी इस घर में, वो काफी कोशिश कर रहे थे, लगातार कोशिश कर रहे थे यहाँ से निकलने की, अपनी जान बचाने की,
लेकिन बाहर जो लोग यहाँ पर थे वो उन्हें निकलने नहीं दे रहे थे और बाहर ऐसी परिस्थिति तैयार की गई कि वो अंदर ही अंदर फंसे रहे और उसके बाद उनकी जान चली गई। इस घर में सोमवार रात कितनी चीखें गूंजी होंगी, हैवानियत का कैसा खेल खेला गया होगा, ये सोचकर भी रूह कांप जाती है। इस गांव में हमने एक बात नोटिस की, कुछ चुनिंदा घरों को जानबूझकर निशाना बनाया गया था। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.